हम डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बच्चों के दिमाग में ये आता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक बहुत बेसिक सी टर्म है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरे सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। जैसे मान लो हमने एक गिलास पानी लिया, उस एक गिलास पानी में हम एक गिलास चाय पत्ती डाल देते हैं, एक गिलास चीनी डाल देते हैं, मतलब ओवरऑल हमें सोल्यूट डालना है, ठीक है। तो जब हम एक गिलास पानी में सोल्यूट ऐड करेंगे तो हमारा वो क्या बन गया, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, सॉल्यूशन बन गया। अब उस सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है, यानी आपने सोल्यूट पार्टिकल डाले कितने हैं, उस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, एक सॉल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल कितने हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। अब उसके बेसिस पे ना 4 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। 4 कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, एक तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस एंड रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। ये 4 हमारे टॉपिक है, जिसमें पहला है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन यानी इंक्रीजिंग, वृद्धि होना। तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, बढ़ेगा, ठीक। कैसे बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, और ये ऐसा खतरनाक सा ग्राफ दिख रहा है। देखो, बहुत ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसीलिए मैं प्रॉपर्टीज में सबसे पहले यही बता रही हूँ। सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जब पानी उबलने लगता है, ठीक है। एक्चुअली डेफिनेशन ये नहीं होती। देखो, डेफिनेशन क्या होती है, बीपी है बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच दी, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर एट विच दी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने लिया पानी और इसको मैं क्या कर रही हूँ, हीट दे रही हूँ, और ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। हम जिस प्रेशर में होते हैं वो कौन सा प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो पानी का वाष्प दाब है, जो पानी का वेपर प्रेशर है, पानी भी तो एक प्रेशर वेपर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये जो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, वो वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। बिकम इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बोला कि एलिवेशन यानी बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे, ये मैंने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट लिया, और अब ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली वेपर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया सोल्यूट और इसको भी मैं क्या कर रही हूँ, हीट दे रही हूँ, ये भी थोड़ी बहुत वेपर बना रहा है। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्यूशन में डाल दूँ, अब अगर इन दोनों को मैं सॉल्यूशन में डाल दूँ, तो सॉल्यूशन में डालूंगी तो वेपर क्या बनेगी, कम बनेगी, वेपर कम बनेगी, और मुझे एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अकेला ये था, अकेले वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे अकेला भी था, सिर्फ उसकी वेपर थी, उसका प्रेशर था। लेकिन अब सॉल्यूशन में दोनों मिक्स हो गए, बार बार वही टॉपिक आ रहा है, बार बार वही लाइन आ रही है, अब दोनों आपस में मिक्स हो गए, तो अब यहाँ पे वेपर भी कम बनेगी और यहाँ पे मेरे को एनर्जी भी मोर रिक्वायर्ड होगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इनके वेपर बनाने के लिए, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये तो बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, ऑफकोर्स ये बात है, सॉल्यूशन में तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी, सॉल्यूशन की सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल के वजह से, सोल्यूट पार्टिकल के वजह से वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम क्रिएट हो रहा है, एनर्जी भी हमें ज़्यादा चाहिए हो रही है। अब अगर मैं बात करूँ ग्राफ की, मैं ग्राफ समझाने की कोशिश करूँ, और यहाँ पे टी बी का क्या मतलब है, टी बी है हमारे पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर, टी बी क्या हमारे पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर, टी नॉट भी क्या है, सिर्फ हमारे सॉल्वेंट का टेम्परेचर, जब हमारे पास सिर्फ अकेला पानी था और हम उसको क्या कर रहे थे, बॉईल कर रहे थे, और डेल टी बी इन दोनों का डिफरेंस। अब हमें टी बी माइनस टी बी नॉट क्यों लिखा, पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर माइनस सिर्फ अकेले सॉल्वेंट का टेम्परेचर, ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और हम माइनस किस में से करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा अकेले सॉल्वेंट के टेम्परेचर। अलग से लिख के समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया, इधर टेम्परेचर और इधर क्या, वेपर प्रेशर, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे की ओर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ऊपर की ओर वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब मैं यहाँ एक पॉइंट से शुरू कर रही हूँ, हमारा सॉल्वेंट का ग्राफ, ठीक है। सॉल्वेंट का ग्राफ मैंने ऊपर वाले पॉइंट से शुरू किया और ऊपर की ओर जा रहा है, और ये है हमारा 1 atm प्रेशर, ठीक है। 1 atm प्रेशर यहाँ तक जाएगा। अब मैंने 1 atm प्रेशर की एक लाइन क्यों ड्रॉ की, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हमने अभी देखा कि जो वेपर प्रेशर, ये क्या है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की क्या, वेपर प्रेशर जब 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाएगा तब हमारा बॉइलिंग पॉइंट हमें रिसीव हो जाएगा। ये है हमारा सिर्फ सॉल्वेंट, मैं ए लिख रही हूँ, और मैं उसी पॉइंट से अगर सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रॉ करूँ, ए प्लस बी पूरे सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रॉ कर दूँ, ये क्या, ए प्लस बी पूरा सॉल्यूशन है, और ये ए है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है।
अब देखो, अब हमें क्या देखने को मिल रहा है। पहली बात तो ये डाउट आएगा कि हमने ग्राफ ऊपर से शुरू क्यों किया है। हम जब नॉर्मली देखते हैं तो ग्राफ तो नीचे ओरिजिन से शुरू होता है, बट ऊपर से क्यों किया? ऊपर से हमने इसीलिए किया है क्योंकि जैसे मान लो हमारे पास पानी है, अब पानी का कोई टेम्परेचर नहीं है, पानी मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे जब मैं नीचे से शुरू करूंगी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या कोई वेपर बनाएगा? वो ऑफ कोर्स नहीं बनाएगा। जब पानी के पास या हमारा कोई भी सॉल्वेंट, सोल्यूट, सॉल्यूशन है, उसका कोई ना कोई टेम्परेचर होगा तभी तो वो वेपर बनाएगा, कोई ना कोई टेम्परेचर होगा तभी वेपर बनाएगा। इसलिए मैंने नीचे से ना शुरू करके ऊपर से शुरू किया। ऊपर से शुरू किया मतलब कि यहाँ तक इसका जरूर कोई ना कोई टेम्परेचर होगा। जैसे मान लो 20 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, मान लो 20 डिग्री। अब अगर मैं इस टेम्परेचर से मैं ग्राफ शुरू कर रही हूँ तो ऊपर से मतलब कोई ना कोई इसका टेम्परेचर है, तो ये क्या कर रहा है? वेपर बना सकता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे वेपर नहीं बन सकती। तो अगर हम देखें तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या है? कम है। कैसे? क्योंकि सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या है और सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। आप खुद देख सकते हो, जब मैं इन लाइन को ड्रॉ करूंगी तो ये तो किसका है? सॉल्वेंट का टेम्परेचर, ये सॉल्वेंट का टेम्परेचर है, और ये किसका है? सॉल्यूशन का टेम्परेचर। ठीक है, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा, किसका? सॉल्यूशन का। हमने क्या देखा थ्योरी में? मैंने क्या बताया कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में A+B यानी वाटर और हमारा सोल्यूट जो भी हमने लिया है वो दोनों है, वेपर कम बनेगी, हमें हीट एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ज्यादा क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि जो सरफेस पे A और B दोनों के कंपोनेंट्स होंगे और वो क्या करेंगे? रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। अब अगर मैं बात करूं, ये क्या है? ये होगा हमारा, ये इसका बीच का हो जाएगा डेल टीबी। ठीक है, डेल टीबी। ये सॉल्यूशन वाले को बोलेंगे हम टीबी और इसको बोलेंगे टी नोट बी। इसका क्या मतलब? वो टीबी है हमारी पूरी सॉल्यूशन का टेम्परेचर, टीबी क्या है? हमारे पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर, और ये टी नोट बी जो मैंने लिखा है ये है हमारे सॉल्वेंट का टेम्परेचर। ठीक है, ये किसका? हमारे सॉल्वेंट का टेम्परेचर। अब मैं जो डेल टीबी माइनस टी नोट बी करूंगी तो बड़े में से छोटा माइनस करते, टीबी क्या? पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका? पूरे सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन के टेम्परेचर माइनस सॉल्वेंट का टेम्परेचर, सो ये हमें क्या मिल जाएगा? डेल टीबी। टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन A+B माइनस बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट A। ठीक है, यहाँ तक समझ है। उसके बाद जब मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूंगी तो वो कैसे बनेगा? मैं ये ग्राफ मिटा रही हूँ। डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। स्मॉल है, मोलालिटी पे डिपेंड करता है, मोलालिटी पे नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे, कम करने पे वॉल्यूम तो कम ज़्यादा हो जाएगा। जब मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर कम कर दूंगी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन मोलालिटी किस में लेते हैं? हम केजी में लेते हैं। ठीक है, मोलालिटी लेते केजी में, जो चेंज नहीं होती। मोलालिटी डज नॉट चेंज, तो डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अब जब ये कांस्टेंट का साइन हटेगा तब आएगा केबी, जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है? हमारा मोलाल कांस्टेंट है। ठीक है, मोलाल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ है। अब मैं मोलालिटी का एज इट इज इधर क्या लिख दूंगी? फॉर्मूला लिख दूंगी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है? W/1000। W क्या है? हमारा गिवन वेट है, अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई में WA। ये क्या है? हमारा सोलवेंट का वेट है, इन केजीज में लेते हैं। ठीक है, इन केजीज में, फिर ये क्या हो जाएगा? सोल्यूट का वेट। सो ये कुछ इस तरीके से हमें हमारा क्या मिल गया? फॉर्मूला मिल गया डेल टीबी का। अब जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वैसे मैंने इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल करवा दिया है। जो भी हमें गिवन होगा वो लिख दो, जो हमें निकालना है उसका फॉर्मूला निकाल लो। जैसे मान लो मेरे को क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालना तो उसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ। सो कुछ इस तरीके से ये है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हाँ जी, अब हमारा टॉपिक है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन यानी कमी होना। ठीक है, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें क्या होगी? कमी होगी। हमने जब टेम्परेचर वाला बॉइलिंग पॉइंट वाला देखा था उसमें क्या था? एलिवेशन, वृद्धि हो रही थी, इंक्रीज हो रहा था टेम्परेचर किसका? पूरे सॉल्यूशन का। ठीक है, यानी सोल्यूट पार्टिकल की वजह से जो हमारा टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो रहा था। बट यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल की वजह से हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस्ड होगा। ठीक है, कम होगा। कैसे? तो मैं ये थ्योरी पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे मान लो पानी है, आप एक गिलास पानी लेते हो और उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करते हो तो वो फ्रीज हो जाएगा, बर्फ आ जाएगी उसमें। ठीक है, जैसे मान लो आपने क्या किया? आपने पानी लिया, ठीक है, H2O है,
हमारा सोलवेंट है ए। अब इसमें क्या है, वाटर है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आप इसको रखोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे तो ये फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इतना मानते हो, इतना तो पता ही होगा कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। अगर मैं इस पानी के अंदर, ये मैंने क्या किया, सॉल्यूशन बना लिया A प्लस बी। ए क्या था, हमारा वाटर था, और बी क्या, सोल्यूट है। सोल्यूट में अगर मैं NaCl ले लूँ, सोडियम क्लोराइड ले लूँ, नमक ले लूँ, अगर मैं NaCl के कुछ पार्टिकल्स डाल दूँ हमारे वाटर के अंदर, अब आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दो, अकॉर्डिंग टू यू क्या अब ये फ्रीज होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा। जब अकेला पानी था, अकेले पानी के कंपोनेंट्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, तब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था। लेकिन जब मैंने नमक डाल दिया इसके अंदर तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज ना होके ये -2 या -2 to 3 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा। ठीक है, पानी जब मैं नमक के अंदर डाल दूंगी तो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये फ्रीज होगा। अब इसका रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि जो नमक होता है NaCl एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, लेकिन जो हमारा H2O होता है ना, वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म कर पाता है। लेकिन NaCl जो पानी के अंदर आ गया तो ऊपर अब वही बात है कि सरफेस पे A के कंपोनेंट्स भी होंगे, B के कंपोनेंट्स भी, तो अब ये जो NaCl है ना, अब ये रुकावट क्रिएट करेगा किसके लिए? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने के लिए। क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको जो टेम्परेचर चाहिए वो कौन सा चाहिए, -2 to -3 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप देखोगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो ज्यादा था कंपेरिजन टू -2 to -3 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताती हूँ। वो मटके वाली कुल्फी तो खाई होगी, मटके वाली कुल्फी में है ना नमक का टेस्ट करते हैं। कभी सोचे क्यों आता है नमक का टेस्ट? उसका रीजन ये है क्योंकि देखो, कुल्फी को फ्रीज होने के लिए क्या 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना? नहीं, कुल्फी को फ्रीज होने के लिए 0 डिग्री से कम टेम्परेचर चाहिए होगा। ठीक है, 0 से कम टेम्परेचर चाहिए होगा। तो हम गेस करते हैं कि कुल्फी को फ्रीज होने के लिए -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, लेकिन अब हम तो 0 डिग्री दे सकते हैं। अब हम कम कैसे दें? अगर हम उस कुल्फी के अंदर नमक डाल दें, अगर हम कुल्फी के अंदर नमक ऐड कर दें, यानी जिस मटके के अंदर कुल्फी रखी जाती है अगर उसमें नमक ऐड कर दिया जाए इन दी वाटर, तो क्या हो जाएगा, उसको माइनस में टेम्परेचर मिल जाएगा फ्रीज होने के लिए। इसीलिए जब हम कुल्फी खाते हैं उसमें नमक का टेस्ट आता है। ठीक है, अब इसके पीछे भी एक साइंस है। तो अब जब भी कुल्फी खाओगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला समझ आएगा कि हाँ जी, इसमें नमक ऐड क्यों होता है या नमक का टेस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको फ्रीज होने के लिए टेम्परेचर माइनस में चाहिए। और वाटर के अंदर जब NaCl को ऐड किया जाता है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, इसलिए इसको टेम्परेचर क्या चाहिए होगा, माइनस में चाहिए होगा। ठीक है, अब अगर मैं ग्राफ की मदद से समझाना चाहूँ तो देखो, ये मैंने इधर टेम्परेचर के ग्राफ, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में मैंने प्लॉट किए, VP यानी वेपर प्रेशर। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा 1 atm की लाइन, 1 atm की मैंने लाइन ड्रॉ की है। अब मैं अगर यहाँ से, ये क्या है, ये हमारा फ्रोजन पॉइंट है। ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा सा समझने में अलग लग सकता है, पर ध्यान से देखना। ये क्या है, जब इस पॉइंट से मैं ग्राफ को आगे बढ़ाऊंगी तो ये है हमारा सोलवेंट का ग्राफ, ये है हमारे सॉल्यूशन का ग्राफ। सोलवेंट यानी जब अकेला पानी था, सॉल्यूशन यानी पानी के अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया, ये सोलवेंट का ग्राफ और ये है हमारे सॉल्यूशन का ग्राफ। जब मैं इन लाइन्स को ड्रॉ करूंगी, जब मैं इन लाइन को ड्रॉ करूंगी तब क्या होगा कि ये सोलवेंट की जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगी ना तो ये इधर आएगी, और जब मैं सॉल्यूशन की लाइन को ड्रॉ करूंगी तो ये इसके पीछे आएगी, पीछे आएगी, यानी इसका टेम्परेचर कम है, यानी टेम्परेचर TF का, पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम है, और सोलवेंट का टेम्परेचर क्या होगा, अकेले सोलवेंट का टेम्परेचर ज्यादा होगा। T नोट F क्या है, T नोट F है हमारे पूरे, T नोट F है हमारे सोलवेंट का टेम्परेचर, T नोट F, T नोट भी सोलवेंट का टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट, और TF क्या, पूरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ तक समझ आया? अब इनके बीच का क्या हो जाएगा, डेल TF क्या हो जाएगा, हमारे टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये किसके बीच में ड्रॉ करूंगी, डेल T नोट F माइनस TF। डेल T नोट F माइनस TF क्यों किया, क्योंकि अकेले सोलवेंट का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, और अकेले पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या है, कम है। ठीक है, सो ये है हमारा ग्राफ, और अब मैं इसका एक फॉर्मूला निकालना भी सिखाऊंगी। एज इट इज इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो फॉर्मूला था वही इसमें अप्लाई होगा। क्यों ना हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइंड एज द लोअर ऑफ द FP फ्रीजिंग पॉइंट है, एज द लोअर ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट लोअर व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू इट। ठीक है,
इन सिंपलर टर्म एज सॉल्यूशन फ्रीजेज एट ए लोअर टेम्परेचर। अगर हम एक सिंपल टर्म में बात करें तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसको फ्रीज होने के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए देन द प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम विच इट वॉज। ठीक है जी। सो ये ग्राफ था, ये हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट था। तो अब समझ आया कि जो फ्रीज होने के लिए जो पॉइंट था हमारा उसको डिप्रेस है, यानी वो कम कैसे हुआ। आई जस्ट होप सबको समझ आएगा। अब हम बात करेंगे फॉर्मूले की। तो डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी मैंने बता दिया मोलैलिटी क्यों होगा। अब डेल टी एफ इज इक्वल के एफ, ये क्या के एफ हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, डिप्रेशन कांस्टेंट है। अब डेल टी एफ इज इक्वल के एफ, मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख दो, डब्ल्यू बी सोल्यूट का वेट मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, एम बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये है हमारा फॉर्मूला, ग्राफ, थ्योरी मैंने सब बता दिया। अब नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर और ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक वाला। वैसे मैंने एक दो शॉर्ट्स वीडियो भी बना रखे हैं, बट इस वन शॉट में भी मैं एक बार बता दूंगी। सो अब हम एक डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। आई नो देखने में थोड़ा ऐसा मिक्स सा, मेरी राइटिंग भी थोड़ी कम समझ आ रही होगी और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ये बहुत ज़्यादा इजी डेरिवेशन है। ठीक है जी। तो हमारा पहला मतलब हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग यानी जो हमारा वेपर प्रेशर है वो कम होगा, लॉवर यानी कम होगा। ठीक है, हमारा वेपर प्रेशर कम कैसे होगा, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। जैसे मान लो ये स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, मेरे पास क्या है, सिर्फ वाटर है, ठीक है, सॉल्वेंट है, वाटर है, मैं इसको हीट कर रही हूँ, बहुत सारी वेपर बना रहा है, ठीक है, क्योंकि अकेला पानी है। अब मैंने क्या लिया, सोल्यूट लिया। सोल्यूट भी मैंने कौन सा लिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया, जो कि वेपर बना ही नहीं सकता। ठीक है जी, वेपर नहीं बना सकता। अब मैं इसको अगर पूरे सॉल्यूशन में डाल दूँ, अब मैं अगर इसको पूरे सॉल्यूशन में डाल दूँ, ए प्लस बी, यहाँ तक समझ आया। तो अब सरफेस पे ए के कंपोनेंट्स होंगे, बी के कंपोनेंट्स होंगे। अब ये जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ना, ये कहेगा कि ना तो मैं खुद वेपर बनाऊंगा ना ए को बनाने दूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है इस पे ए के कंपोनेंट्स भी होंगे, बी के कंपोनेंट्स भी होंगे। तो जहाँ ए अकेला इतनी सारी वेपर बना रहा था, तो अब यहाँ पे बी के कंपोनेंट्स है ना सरफेस पे ए को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, वेपर कम बनेगी। तो लीजिए वेपर प्रेशर में कमी आ गई, पूरे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी आई कि नहीं आई, ऑफ कोर्स बात आ गई। ठीक है, तो अब पूरे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी आई, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, हमारे राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल P नॉट ए एक्स ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए के प्रोडक्ट के मोल फ्रैक्शन के था। ठीक है, प्लस क्या है, P नोट ए क्या, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस P नोट बी एक्स बी। अब P नोट बी क्या, सोल्यूट है, P नोट बी एक्स बी, यानी जो सोल्यूट है वो तो वेपर बना ही नहीं पा रहा। जब वेपर ही नहीं बना पा रहा तो उसका क्या, कोई पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। जब वेपर ही नहीं बना रहा तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, P नोट बी इज इक्वल किसके हो जाएगा, जीरो के इक्वल। अब ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, जब मैं इसमें जीरो रखूंगी तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो Pt इक्वल क्या रहेगा, P नोट एक्स। अब हमारे पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर सिर्फ सॉल्वेंट के पार्शियल टेम्परेचर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, अब Pt, अब ये जो x है क्या, ये x है हमारा मोल फ्रैक्शन। अब ये एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1 होता है। अब कुछ बच्चे ना यहाँ पे आके अटक जाते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1 कैसे, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट है, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। ये दोनों जब एक्स ए यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलेंगे तो ये एक के इक्वल हो जाएंगे। हम पूरे सॉल्यूशन का इक्वल 100 मानते हैं ना, तो मैथ्स इन एक्सपोनेंशियल टर्म में हम इसको 1 लिख सकते हैं। पूरा 100 से करते हैं, जैसे मान लो 50 पूरे जो किसी भी कोई भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो आउट ऑफ 100 निकालते हैं, 100 ही तो लिखते हैं पूरा सॉल्यूशन। तो इन एक्सपोनेंशियल टर्म में मैं इसको 1 लिख सकती हूँ, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल 1 मैं लिख सकती हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या मिला, एक्स से मिला है, तो मैं एक्स ए की वैल्यू कैसे निकालूंगी, ये एक्स बी उधर जाएगा, एक्स बी उधर जाएगा तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। अब ये P नोट ए को इससे मल्टीप्लाई कर दो, P नोट ए 1 से मल्टीप्लाई हो तो P नोट ए माइनस P नोट ए एक्स बी, यहाँ तक समझ आए। अब ये P नोट ए एक्स बी वाली टर्म इधर आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, और ये P नोट ए और ये PT पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब मेरे को क्या निकालना है, एक्स बी क्या निकालना है, सोल्यूट की बात कर रहे थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही थी, सोल्यूट पे डिपेंड कर रही थी, सोल्यूट के पार्टिकल पे। तो मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ
मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बी निकालना है, ठीक है। तो एक्स बी इज इक्वल पी नोट ए माइनस पी टी, और ये पी नोट ए इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब ये पी नोट ए पी टी क्या आया, जस्ट अब सब बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते तो पी नोट ए क्या है, हमारे सोलवेंट का वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर है जब अकेला पानी था। पी टी क्या, पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अपॉन में पी नोट ए, ठीक है। उसके बाद एक्स बी क्या, मोल फ्रैक्शन है। अब मोल फ्रैक्शन का एक्चुअली में फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके, बी के, अपॉन में ये एन के नंबर ऑफ मोल्स प्लस एन बी के, यानी सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं एक्स ए की बात करूँ, मोल फ्रैक्शन ए की बात करूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, एन क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है। तो एक्स बी एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी मैं यहाँ लिख सकती हूँ, और ये पी नोट ए माइनस पी टी अपॉन में पी नोट ए इक्वल आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मान लो सोल्यूट ना वो बहुत ही कम है, हमने सोल्यूट क्या लिए, बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया। इफ सोल्यूट इज वेरी लेस, तो मैं एन ए और एम बी को एन ए लिख सकती हूँ, ठीक है, लिख सकती हूँ। तो अब मैं एन बी को मैंने क्या किया, नेग्लिजिबल मान लिया, तो एन बी, अब ये नेग्लिजिबल मान लिया तो मैंने सिर्फ इसको माना है, तो एन बी अपॉन में एन ए। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई सब बच्चे जानते होंगे क्योंकि बहुत बेसिक था। मैं ये क्या, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, एन बी अपॉन में एन ए, तो गिवन वेट ऑफ बी सोल्यूट का गिवन वेट, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास अपॉन में सोल्यूट का वेट और सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, और ये पी नोट ए माइनस पी के अपॉन में पी नोट ए। सो कुछ ये था हमारा डेरिवेशन। आई जस्ट होप सब बच्चों को समझ आया होगा। सो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट है हमारा ऑस्मोसिस। अच्छा, एक जो हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ थे वो मैं इसमें बताना भूल गई थी, तो मैं क्लिप जो शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया वो मैं उसमें ऐड कर दूंगी।